अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम फुटबॉल पल्स। मैं हूं आप लोगों का मेज़बान सैयद जाफिर। जिस तरह के हर हफ्ते हम आपके लिए लेके आते हैं एक ऐसा फुटबॉल शो जिसमें हम यूरोप की टॉप 5 लीग्स को डिस्कस करते हैं, एनालिसिस करते हैं। लेकिन जिस तरह के पिछले एक महीने से हम देख रहे हैं कि इस वक्त फेस्टिव पीरियड चल रहा है और हम यूरोपियन फुटबॉल पर फोकस कर रहे हैं, साथ ही अमेरिकन फुटबॉल पर भी हम फोकस कर रहे थे। इंटरनेशनल मैचेस का जो एक सिस्टम हम देखते हैं हमेशा से बहुत डल होता है अनटिल के एक मेजर टूर्नामेंट आए और वो चीज़ों को चेंज करता है। एंड आई थिंक यूरो 2020 जो कि 2021 में हुआ है, इसने ये प्रूव किया है कि वाकई जो है बहुत सारे थ्रिलिंग मैचेस हमें देखने को मिल सकते हैं और वो हमें मिले इस सीज़न में। यहाँ पे सेमीफाइनल्स में हम आए और शॉर्टली हम डायरेक्ट जाएंगे सेमीफाइनल्स को डिस्कस करेंगे। आज हमें स्टूडियोज में फाइनली ज्वाइन कर रहे हैं अली मेहदी एंड तैमूर इकट्ठे। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? साथ ही तैमूर ज्वाइन कर रहे हैं। तैमूर, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। आप इस वक्त जो है एक काफ़ी लाइमलाइट में हैं, तो वी आर डिलाइटेड टू हैव यू बैक। इटली वर्सेस स्पेन की बात करेंगे सबसे पहले। आई थिंक एक ऐसा सेमीफाइनल है कि जहाँ पे इटली को तो हम देख रहे थे आते हुए, एंड वी न्यू कि इटली would be in semi-finals or finals or whatever. They were very very good coming into this tournament. मैंचीनी की मैनेजमेंट ने चीज़ें बहुत चेंज की इस इटालियन साइड में कि जो वर्ल्ड कप नहीं खेली थी पिछली दफ़ा जाके। तो इटली की टीम तो एक तरफ, स्पेनिश टीम को हम देखते हैं लुइस एनरिके इंचार्ज आए, 2 से 3 मैनेजर्स चेंज हुए। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो स्पेनिश टीम की सिलेक्शन है उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आए क्योंकि रियल मैड्रिड से आपने कोई प्लेयर नहीं उठाया। एंड आई थिंक दिस वाज समथिंग व्हिच हैपेंड इन द हिस्ट्री आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। अली, आपसे स्टार्ट करूँगा। इटली वर्सेस स्पेन 1-1 ये मैच गया, पेनल्टीज़ पे जाके यहाँ पे जो है हम देखते हैं 4-2 यहाँ पे मैच इटली ने जीता। कैसे देखेंगे इस गेम को? आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय इटली, बट स्पेन केम अप विद अ वेरी गुड प्लान इन द गेम। बट यहाँ पे एक चीज़ थी अगेन कि मोराटा को आपने स्टार्ट नहीं करवाया था। देखें, ये बहुत अच्छा मैच था। एक टैक्टिकल बैटल था बिटवीन स्पेन एंड इटली। देखें, ये दोनों जो टीम्स हैं जाफर, ये एक्चुअली पोजेशन फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन ऑन द डे अगर देखा जाए तो स्पेन तो सुपीरियर थी इन टर्म्स ऑफ पोजेशन। उन्होंने 70% पोजेशन रखा था। दे हैड वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स इन द फॉर्म ऑफ बुस्केट्स जो बहुत ज़बरदस्त है, पेड्री के साथ जो एक अप एंड कमिंग प्लेयर है, और उन्होंने डोमिनेट किया था मिडफील्ड अगेंस्ट इटालियन जो काउंटर अटैक उन्होंने बहुत अच्छा किया था। 70% पोजेशन किया था, 10 चांसेस किए थे, 5 ऑन टारगेट थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या थी? स्पेन, वाई आर दे नॉट एक्चुअली इन द फाइनल, वाई दे वर नॉट फेवरेट्स? उनके पास कोई वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर नहीं है। उन्होंने मोराटा को नहीं खिलाया तो वो फॉल्स 9 वाला सिस्टम खेला था। जो है स्पेन, वो फॉल्स 9 वाले सिस्टम के साथ आप नहीं खेल सकते। आपको आउट एंड आउट स्ट्राइकर चाहिए, जिसकी वजह से वो मैच नहीं खेल सके। और वही इटली चाहती थी। इटली ने 30% पोजेशन के लिए के साथ साथ बहुत अच्छा डिफेंड किया था। जब काउंटर अटैक आया था तो उन्होंने बहुत अच्छा गोल किया था। किएजा ने एक वर्ल्ड क्लास गोल किया था, यू नो, आउट ऑफ द डीप फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द डी मारा था इनटू द गोल। और फिर उसके बाद मोराटा ने एक बहुत अच्छी फ्लरिशिंग फिनिश की थी। फिर उसके बाद वही कैट एंड माउस वाली गेम हुई थी एक्स्ट्रा टाइम में। इटली थक गई थी, लेकिन इटली चाहती थी कि एक्स्ट्रा ये पेनल्टीज़ पे जाए क्योंकि वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। और अगर देखा जाए तो अगेंस्ट स्पेन उन्होंने अपने सारे पेनल्टीज़ एक्सेप्ट फॉर 1 लिया था। और अनफॉर्चुनेटली स्पेन जो थे, मोराटा और एक और प्लेयर ने मिस कर लिया था, जिसकी वजह से दे आउट। यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो अगर हम देखें इटालियन साइड के बारे में तो हमने बात की, स्पेनिश साइड की अगर हम बात करें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इट्स अ वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय स्पेन। हमें लगता था कि ग्रुप स्टेज में बाहर हो जाएंगे, लेकिन दे केम अप टू सेमीफाइनल्स एंड दे प्लेड 2 नॉकआउट गेम्स एंड दे वर ब्रिलियंट। एक ये जो है एक आइडिया है लोगों का। दूसरी तरफ लोगों का आइडिया है कि नहीं, यहाँ पे आके हारने की भी वजह यह है कि आपने रियाल के एक्सपीरियंस प्लेयर टीम में नहीं डाले, या आपकी टीम सिलेक्शन सही नहीं थी, डेगो आसपास को भी आप नहीं खिला रहे। किस तरह देखेंगे तैमूर स्पेसिफिकली द सिलेक्शन ऑफ द स्पेनिश साइड? क्योंकि हम देखते हैं आपने जो है बहुत सारे नए प्लेयर्स को ट्राई किया। अगर हम कीपर की बात करें, सीमोन को आपने खिलाया, आपने डेविड डेहिया पे उनको प्रेफरेंस दी। अगर हम डेहिया के अलावा भी देखें, स्पेनिश जो है क्या कहते हैं, बेंच के ऊपर बहुत सारे कीपर्स आपको मिल सकते थे, आप बहुत सारे कीपर्स ले सकते थे। बट अगेन आई एम नॉट क्वेश्चनिंग हिज परफॉर्मेंस इन द गेम, लेकिन ये है कि अगेन एक बिग प्लेयर मेंटालिटी जो है वो आपकी टीम में शायद उस तरह से नहीं थी जो है अगर हम बात करें बिल्कुल डिफेंस में। लेकिन ये है कि फिर भी परफॉर्मेंसेस ठीक थी। मिड में हम देखते हैं कि आप वेलवर्डे को भी नहीं लेके गए, साइड पे हम देखते हैं कि आप जो है कारवाहाल और मतलब रियाल के प्लेयर्स को आपने इग्नोर किया, बट स्टिल आप यहाँ तक आए। तो डू यू थिंक यहाँ पे स्पेनिश टीम के लिए इट वाज जस्ट गुड, दे केम अप एंड दे वन देयर गेम्स एंड दे केम टू सेमीफाइनल, दे गिव देयर एवरीथिंग एंड दे लॉस्ट? देखिए, टूर्नामेंट से पहले जब बात चल रही थी टीम सिलेक्शन की और इधर उधर की बात चल रही थी, उस टाइम यही कह रहे थे कि मतलब स्पेन
इवन टूर्नामेंट से पहले अगर हम रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को कंसिडर भी करें, ठीक है, कि वो ये सर्जियो रेमोस आ सकते हैं, वलवर्डे या कार्वाहाल जो भी जो है, मेरे ख्याल से वलवर्डे के अलावा जो है ना रियल मैड्रिड का कोई प्लेयर डिजर्व ही नहीं करता था, ठीक है। सर्जियो रेमोस में खास आई थिंक ही वाज इंजर्ड, तो वो तो साइड में था ही नहीं, ठीक है। वो होता ऑब्वियसली तो मैच स्टार्ट होना था, उसने कैप्टन था टीम का। तो मेरे ख्याल से जो था ना स्पेन टूर्नामेंट से पहले ही जो था ना उनके ऊपर जो एक टैग लगा हुआ था कि वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते इस टूर्नामेंट में। इवन काफ़ी अरसे से जो स्पेन की टीम काफ़ी डाउन थी। तो मेरे ख्याल से जो टीम की सिलेक्शन थी वो 90% ऑन पॉइंट थी, ठीक है, मेरे ख्याल से स्पेन की क्योंकि देखें एक बंदा उधर बैठा हुआ है, उसका काम ये है, उसने फ्यूचर की टीम बनानी है। अब वो पास्ट से जब तक नहीं निकलेगा, पास्ट के प्लेयर से नहीं निकलेगा, तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। अली भाई ने बिल्कुल ठीक बात की कि स्पेनिश टीम का एक बहुत बड़ा जो मतलब ड्रॉबैक आप ये कह लें कि उनके पास एक वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर नहीं है, और वो काफ़ी अरसे से नहीं है। डेविड विया के बाद मेरा नहीं ख्याल मतलब आप फर्नांडो टोरेस ने भी उस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं दी स्पेन के लिए जिस तरह की वो लिवरपूल के लिए एक दौर में देता रहा है। तो वो लाइमलाइट में मतलब आप उसको नहीं कह सकते। तो डेविड विया के बाद मैं कहता हूँ उनके पास कोई इतना आउटस्टैंडिंग स्ट्राइकर नहीं है जो उनको कोई चीज़ जितवा के दे सकता है। तो मेरे ख्याल से जो टीम की अभी भी इनकी टीम में जो मेन कमी है वो वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर की है। अदरवाइज जो फ्यूचर की टीम बन रही है स्पेन की, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बन रही है। अगेन हम हमेशा से बात करते हैं स्पेनिश और जो फ्रेंच और जर्मन यूथ सिस्टम है, शायद ये बहुत ही फ्लरिशिंग होता है एंड यू हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स ऑन योर प्लेट जहाँ से आप पिक कर सकते हैं एंड देन यू कैन मेक अ टीम। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा मसला ये है स्पेनिश टीम का, जो हम हमेशा से देखते हुए आ रहे हैं कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है तो आप बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे फंस जाते हैं। खैर बहरहाल यहाँ पे लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक से वापस आएंगे, इंग्लैंड और डेनमार्क को डिस्कस करेंगे। कुछ कंट्रोवर्सीज थी इस गेम में बट इंग्लैंड जो है यहाँ पे जीती और फाइनल में गई। शो के एंड पे जो है हम इंग्लैंड को भी डिस्कस करेंगे जो आज वो इटली से रात को फाइनल खेलेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि वी आर गोइंग टू डिस्कस इंग्लैंड वर्सेस डेनमार्क। डेनमार्क की क्या ही परफॉर्मेंस थी इस टूर्नामेंट में, हमें पता है कि एरिक्सन के साथ क्या हुआ एंड देन ही कोलैप्स्ड ऑन द पिच बिकॉज ऑफ हार्ट कंडीशन। उसके बाद हम देखते हैं कि कहाँ से डेनमार्क की टीम उठी और यहाँ तक आई सेमीफाइनल्स में। वेम्बले पे मैच खेला, 2-1 इंग्लैंड मैच जीती। अली कैसे देखेंगे इस परफॉर्मेंस को? जनरली अभी तक जो है इंग्लैंड को अगर हम कंक्लूड करें, दे स्टार्टेड वेरी स्लो बट दे डिड एवरीथिंग व्हिच दे नीडेड एंड दे आर इन द फाइनल्स। लुक दे आर इन द फाइनल फॉर अ रीज़न। देखो हम जो भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं, लेकिन जावर सबसे बड़ी बात है दे प्लेड 6 ऑफ द गेम्स एट 6 आउट ऑफ 7 ऑफ द गेम्स एट होम। 6 उन्होंने घर पे खेले हैं, सिर्फ एक यूक्रेन के खिलाफ खेले था उन्होंने रोम में, उसके अलावा उन्होंने घर पे खेला और बहुत अच्छा खेला है। देखिए इंग्लैंड की जो है रेसिपी सक्सेस की एक ही वजह है वो क्योंकि उनका स्क्वाड डेप्थ भी है, बहुत अच्छी क्वालिटी भी है और उनका मैनेजर ने बहुत अच्छा उनको मैनेज किया। इस मैच में उन्होंने बहुत अच्छा खेला था, अबाउट 58% पोजेशन, 20 शॉट्स, 10 ऑन टारगेट। शुरुआत तो बहुत स्लो थी और डेनमार्क से डैम्सगार्ड ने बहुत अच्छा गोल किया था, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो है स्टर्लिंग ने कॉज किया था एक ऑन गोल जायर से, उनके कैप्टन से, और फिर उसके बाद जो था इंग्लैंड ने डोमिनेट किया था पूरे मैच। सेकंड हाफ में भी बहुत अच्छा किया था और सेकंड हाफ और फिर एक्स्ट्रा टाइम में एक इसको कहते हैं डूबियस पेनल्टी के थ्रू उन्होंने गोल किया था। तो ओवरऑल इंग्लैंड बहुत अच्छा खेली एंड नाउ दे इन द फाइनल। तैमूर यहाँ पे देखते हैं कि हम किस तरह जो है उनके कीपर श्माइकल के ऊपर लेज़र मारा गया, किस तरह एंथम में बू किया गया। आप जनरली इंग्लिश फैन बेस को देखें, दुनिया में जहाँ पे भी वो मैच देखने जाते हैं वहाँ पे हमेशा पुलिस उनके पीछे होती है, वो आगे आगे होते हैं। अब वो घर पे खेल रहे हैं तो उन्होंने इस किस्म की हरकतें की हैं। दैट बीइंग सेड, डू यू थिंक दिस इज़ समथिंग कि जिस पे डिसिप्लिनरी जो कमेटी बैठी है वो कुछ बहुत फ्रूटफुल सा कोई क्या कहते हैं अपोजिशन के लिए कुछ, यानी डेनमार्क के लिए कोई चीज़ लेके आएगी या नहीं लेके आएगी? आपको लगता है कि अब जो होना था हो गया एंड दे आर इन द फाइनल्स? देखिए ऑब्वियसली दे आर इन द फाइनल्स। अब वहाँ से पीछे मतलब कोई वापसी का रास्ता तो है नहीं, लेकिन इंग्लैंड फैंस हमेशा की तरह मतलब मैं उनको डिस्ग्रेस ही कहता हूँ हमेशा। मतलब उनके मतलब इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं। अगले का एंथम हो रहा है, अगली टीम का एंथम हो रहा है, आप उसमें बू कर रहे हैं, मतलब कोई बात नहीं करने वाली, कोई रिस्पेक्ट होती है। अगर आप देंगे नहीं तो आप लेंगे किस तरह?
सीधी सी बात है। लेकिन खैर ये मुझे जो मेन इस चीज़ में इस मैच में जो वो पॉइंट था जहाँ पे पेनल्टी VAR दोबारा जो है ना, जिस तरह मैं हमेशा VAR के ख़िलाफ़ बात करता हूँ और दोबारा VAR के ख़िलाफ़ ही बात करनी पड़ रही है कि मतलब बहुत ही सॉफ्ट पेनल्टी, मतलब एक्सट्रीमली सॉफ्ट पेनल्टी थी कि अगर वो आम मैच मतलब होता तो कभी भी मतलब मेरा नहीं ख्याल वो दी जा सकती थी। तो मेरे ख्याल से डिजर्विंग इंग्लैंड ही थी पूरे मैच में, लेकिन डेनमार्क ने जो है ना हमारे दिल जीते। एग्जैक्टली डेनमार्क ने दिल जीता है। एंड आई थिंक जिस किस्म की परफॉर्मेंस इस तरह की एक छोटी टीम ने आके दी है, दैट वाज रियली एस्टॉनिशिंग एंड आउटस्टैंडिंग। दैट बीइंग सेड, इंग्लैंड की अगर हम देखें परफॉर्मेंस, तो इंग्लैंड अब ऑब्वियसली फाइनल में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। शॉर्टली जाएंगे यहाँ से अमेरिका की तरफ। कोपा अमेरिका, अर्जेंटीना, मेसी वन ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रॉफीज़, आई गेस 35 या इससे ज़्यादा, लेकिन आज तक वो अपने मुल्क के लिए नहीं जीते। वर्ल्ड कप में कई दफ़ा वो जो है बाहर हुए, कई दफ़ा जो है सेमीफाइनल में आए, रनर अप्स रहे, तकरीबन 3 दफ़ा कोपा अमेरिका के। एंड आई थिंक he tried everything to win an international trophy for his country, and I think this is what was something जिसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा थी उनके लिए, और वो उनको फाइनली मिली। यहाँ पे ब्राज़ील आई फाइनल में, एंड आई थिंक ब्राज़ील जो है वो हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस होती है जब भी वो अपने यहाँ खेल रहे होते हैं। अली, ब्राज़ील को हराया, यहाँ पे एक ही डिमारिया का गोल था, उसके बाद आई थिंक डिफेंडर्स जो थे अर्जेंटीना के, उन्होंने अपना सब कुछ दिया, दे गिव एवरीथिंग। एंड आई थिंक जब क्या कहते हैं फुल टाइम की विसिल हुई, वहीं पे भी हम देख रहे थे कि किस तरह मेसी वाज क्राइंग, एंड देन द होल टीम केम अप टू मेसी एंड दे वर आल्सो इन टीयर्स। एंड आई थिंक दिस रियली मेंट अ लॉट फॉर द अर्जेंटीनियन टीम, नॉट ओनली मेसी बट द अदर प्लेयर्स, बिकॉज दे वर नॉट ऑफ द टॉप कैलिबर विच अर्जेंटीना हैड इन द पास्ट 10 years, बट स्टिल उन्होंने टीम को वैसे कैरी किया जिस तरह शायद पिछले सालों वाले प्लेयर्स ने नहीं कैरी किया। देखिए, ये अर्जेंटीना के लिए, ये मेसी के लिए स्वान सॉन्ग था। इतने सालों से लोग कह रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रॉफी नहीं जीता है, लेकिन आफ्टर ऑल इतने सालों बाद उसने किया था। और देखो इसकी एक वजह है, क्योंकि अर्जेंटीना एक स्पिरिटेड टीम थी, इतना देखने वाला अच्छा मैच नहीं था। आई मीन साथ में केजी से था, बीच में था एक डी मरिया ने शुरू में गोल कर लिया था, उसके बाद ब्राज़ील ने बम्बार्ड किया था अर्जेंटीना के गोल को। लेकिन अर्जेंटीना ने सब कुछ अपना पिच पे दिया था, उन्होंने सब पूरी कोशिश की थी डिफेंड करने के लिए, और उसके बाद फिर वो जीत गए। आई मीन ओवरऑल अगर देखा जाए, इट वाज़न्ट प्रिटी ऑन दी आई, मज़ा नहीं आया इस मैच को देखने में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे इस सेंचुरी का सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर जो है मेसी, वो आखिरकार एक इंटरनेशनल ट्रॉफी जीत चुका है। आई थिंक यहाँ पे अगर हम देखें तो जो आपको चीज़ चाहिए होती है, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट एंड यू हैव टू वेट। और मेरा ख्याल है पेशेंस ही शायद जो है इंसान को इस तरह की जगह पे लेके आती है जहाँ पे रात को मेसी पहुँचे और फाइनली उन्होंने वो चीज़ जीती जिसके लिए वो सबसे ज़्यादा तमन्ना करते थे और सबसे ज़्यादा कोशिश करते थे। लेंगे शॉर्ट सी ब्रेक से वापस आएंगे, टाइम हुआ तो विल अगेन टॉक अबाउट सम डिटेल्स ऑफ दिस गेम, वरना हम चलेंगे इटली वर्सेस इंग्लैंड की तरफ, जो आज रात का सबसे बड़ा मैच है और कंक्लूड करेगा कि यूरो 2020 का विनर कौन है। स्टे विद अस। जी हाँ नाज़रीन, वेलकम बैक। बहुत ही हमारी जो है आज गाड़ी तेज़ चल रही है एंड वी हैव अ वेरी क्विक शो। लेकिन बहरहाल इटली वर्सेस इंग्लैंड फाइनल्स हैं यूरो के, इंशाल्लाह इसको अगले वीक जब इसके रिजल्ट्स आएंगे तो इसको बड़े अच्छे तरीके से हम एनालाइज करेंगे। लेकिन क्विकली जो है अली आपसे स्टार्ट करूँगा। 33 मैच अनबीटन यहाँ पर इटली के लिए, मैंचीनी ट्रांसफॉर्म द टीम, और उसके बाद 15 में से जो है क्या कहते हैं 17 में से 15 मैच जो है वो घर पर अनबीटन है फॉर इंग्लैंड वेम्बली पे। यहाँ पे इटालियन डिफेंडर ने कहा कि जी दिस इज़ समथिंग विच आई न्यू दैट इंग्लैंड वुड बी कमिंग इनटू द फाइनल्स बिकॉज दे प्लेड ऑलमोस्ट 7 games out of 9 एट देयर होम। कैसे देखेंगे इसको? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपने बहुत अच्छा असेस किया जाफर, कि देखो आउट ऑफ द इटली जो है 33 गेम्स, वो 3 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं वो नहीं हारे हैं उन्होंने। लास्ट वो हारे थे अक्टूबर 2018 अगेंस्ट पोर्चुगल। वो बहुत अच्छे रन में है, दे हार्डली कंसीडर्ड एनी गोल्स, और सबसे बड़ी बात है मैंचीनी ने उनको वो किया है, ट्रांसफॉर्म किया। देखना ये चाहिए कि देखो इंग्लैंड, इटली वर्सेस इंग्लैंड देखा जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोगों ने नहीं दिया, इन बिग टूर्नामेंट्स 4 मैचेस खेला है, उनमें से 3 इटली जीते और चौथा ड्रॉ हो चुका है। मतलब इंग्लैंड हैव नेवर बीटन इन इटली इन अ कप कंपटीशन। तो देखो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बात है, ये विल दिस फैक्टर इन टू इटली एंड इंग्लैंड और नॉट। और आखिरी बात यह है कि देखो वो प्रेशर वाली सिचुएशन है, इंग्लैंड में बहुत
ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं, प्रेशर भी आ सकता है। सबसे बड़ी बात है कि इटली के लिए कि इटली आर गोइंग टू प्ले विदाउट एनी मतलब दे गोइंग टू प्ले विद फ्रीडम। इटली जो होगा वो अपनी पूरी कोशिश करेगा, और अगर उन्होंने ओकेजन को एम्ब्रेस किया तो आई वुड से कि इटली विल गो फायर टू फायर विद इंग्लैंड। देखिए इंग्लैंड के लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद भी और नुकसानदेह भी है। देखिए उसने पूरे टूर्नामेंट में सिवाय जर्मनी की कोई टफ फिक्सचर खेला नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी टीम से खेला नहीं है। ऑब्वियसली मतलब डेनमार्क और इनके साथ इनका बड़े अच्छे मैचेस हुए हैं, लेकिन उन्होंने कोई बड़ा मैच नहीं खेला। आप देखिए नॉकआउट स्टेज भी उनको कौन सी टीमें मिलते रही हैं। तो ये इजी फिक्सचर्स के साथ वो एकदम से इटली के अगेंस्ट, जो इतनी फॉर्म में, इतनी मतलब कंपोज टीम है, टूर्नामेंट की सबसे अच्छी टीम चल रही है, उन्होंने बड़े बड़े नाम स्पेन, पोर्चुगल सबको मतलब उन्होंने बीट किया है। तो एकदम से उनको टफ फिक्सचर मिलेगा तो मेरे ख्याल से उनके ऊपर ये प्रेशर डाल सकता है। ऑन द अदर हैंड कि अगर आप इंग्लैंड को देखें तो मेरे ख्याल से अगर 90 मिनट के अंदर मैच खत्म हुआ तो इटली जीतेगी, अगर एक्स्ट्रा टाइम पे गया तो इंग्लैंड जीतेगा। I completely agree with the predictions for I completely agree with Taimur। देखो अगर फुल टाइम पे होगा इटली जीत जाएगा 1-0 या 2-1 जीत जाएगा, लेकिन अगर एक्स्ट्रा टाइम में गया था तो इंग्लैंड विल गो predictions। लेकिन प्रेडिक्शन अगर देखा जाए तो आई एम गोइंग टू गो विद इटली बिकॉज आई स्टक विद देम फ्रॉम द एंड देन क्या लगता है क्या गोल? 2-1 2-1 इट्स कमिंग होम। इट्स कमिंग होम है। ये इंग्लैंड में रहे थे इसलिए ज़रा इंग्लैंड के फैन ये भी रहे थे, लेकिन ये ज़रा ना पाकिस्तानी है। बहरहाल यहाँ पे जो है हमें लगता है कि यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर हम इसको देखें तो इंग्लैंड के चांसेस भी हैं, इटली के चांसेस भी हैं, लेकिन बहरहाल देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। इसको यहाँ पे वाइंड अप करेंगे, अगले हफ्ते मुलाकात होगी नाज़रीन। थैंक यू अली मेहदी एंड थैंक यू तैमूर फॉर कमिंग ऑन द शो। अगले हफ्ते मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद।